Let's begin. अब आते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर पे। किस पे? ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या है कि कैसे फॉर्म होता है। ये ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है, ये कि आप लेते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? CaOH का होल ट्वाइस। अगर आपको ये पढ़ना है कि कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड जब मिलते हैं तो फॉर्मूला यही कैसे क्यों बनता है, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं बनता। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, या फिर कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं होता, ये फॉर्मूला बनता है। तो अगर आपको ये अगर पढ़ना है तो थोड़े टाइम रुक करके मैं यहाँ पे अपनी क्लास 9th की वीडियोस को भी डालूंगा, तो आप लोग उसको समझ सकते हो, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपके 9th के बेसिक्स में आता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी रिएक्शन आप कराओ किसके साथ? जो गैस अभी क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो निकली है, क्लोरीन गैस Cl2, उसके साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा क्या? CaOCl2 प्लस H2O। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई आपने क्लोरीन गैस के साथ और आपको क्या मिला? तो ये है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है? तो ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई। अब हम लोग इसके कुछ यूजेस की बात करते हैं। किसके यूजेस की बात करते हैं? तो देखो क्योंकि ये ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीच करने का काम करता है, तो इसका मतलब कि जितने भी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे आप एक बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी ट्राइडेंट का आप नाम ले सकते हो, तो वो क्या है? टेक्सटाइल कंपनी है। वो जनरली कुछ कपड़े बनाने का काम करते हैं। जो भी कंपनी कपड़े बनाने या फिर कपड़े में कलरिंग करने इनसे रिलेटेड होती है तो उनको ब्लीचिंग की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब ब्लीचिंग पाउडर जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कौन से कपड़े? जनरली जो तुम्हारा कॉटन एंड लाइनन के कपड़े होते हैं, जनरली ये उसमें यूज होती हैं। ठीक है ना, एटसेट्रा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा, ये तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहला हो गया। दूसरा इसका जो यूज है वो होता है पेपर इंडस्ट्री में। किसमें? पेपर इंडस्ट्री में। आपको पता है, क्या पता है आपको, कि जो पेपर होता है वो वुड से बनता है। वुड से एक्सट्रैक्ट करके उसको पल्प बनाया जाता है, फिर उससे पेपर डेवलप किए जाते हैं। तो वहाँ पे किसकी ब्लीचिंग की जरूरत पड़ती है? तो इस वजह से पेपर इंडस्ट्री में जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर जो है वो यूज होता है। ठीक है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्लीचिंग पाउडर आपका वाटर में जर्म्स को किलिंग के लिए भी यूज होता है। मतलब जर्म्स किलिंग के लिए भी, मतलब एक तरीके से वाटर से जर्म्स को हटाने के लिए आपका क्या यूज होता है? तो वो है ब्लीचिंग पाउडर। मतलब आपके घरों में जो गवर्नमेंट पाइपलाइन आ रही है जिससे आपको पानी आ रहा है आपके घरों में, ठीक है, तो वो पानी पहले ट्रीट होता है। तो ट्रीट होने के टाइम पे वहां पे क्या डाला जाता है उस पानी के अंदर? ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है उसको साफ करने के लिए। तो आपने देख लिया कि ब्लीचिंग पाउडर किस तरीके से उसको बनाया जा रहा है और क्या क्या उसके यूजेस हैं। हम लोग इसके जो बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड है हम लोग उस पर चलते हैं, और वो कंपाउंड कौन सा है? वो है हमारा क्या? बेकिंग सोडा। अब हम लोग देखते हैं कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है। तो इसकी फॉर्मेशन के लिए हमको चाहिए होगा NaCl। दूसरा देखो हाइड्रोजन भी चाहिए, तो मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया H2O। तीसरा, क्योंकि इसमें CO3 भी है तो मतलब क्या कंपाउंड हो सकता है? CO2 हो सकता है कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक और चीज इसमें डालेंगे हम लोग, वो है NH3। ठीक है, जब इन सब चीजों की रिएक्शन होती है तो आपको जो सबसे पहला कंपाउंड मिलता है वो मिलता है NH4Cl, और इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और जो दूसरा बाय प्रोडक्ट है इसमें, जो दूसरा प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होता है वो है आपका क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaHCO3। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आ रही है बात समझ में? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है
यही है आपका क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपके घरों में बेकिंग सोडा जो है वो अवेलेबल होगा। बेकिंग सोडा जो है वो एक तरीके से बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है, बेसिक इन नेचर, माइल्ड बेस होता है ये, ठीक है। आपके घरों में जो बेकिंग सोडा आता है, जो बेकिंग सोडा आपके घरों में आ रहा है, उसमें एक माइल्ड, क्या, माइल्ड एडिबल एसिड, जनरली ये होता है आपका टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो एडिबल का मतलब होता है कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि खाने योग्य हो। द सब्सटेंस विच कैन बी, विच इज इटेबल इज एडिबल, ठीक है ना। तो माइल्ड एडिबल एसिड जो है वो तुम्हारा, जो आपके घरों में जो बेकिंग सोडा आता है उसमें मिला हुआ होता है, मतलब एसिड मिला हुआ है, मतलब उसमें वो H+ आयंस जो है वो होंगे। तो जो बेकिंग सोडा और ये चीज़ जब रिएक्ट कर जाते हैं, जब ये रिएक्ट कर जाते हैं तो आपको मिलता क्या है, जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, CO2, जो कि गैसेस की फॉर्म में होती है, अलॉन्ग विद अदर सब्सटेंसेस CO2 फॉर्म होती है। और ये जो CO2 है ये क्योंकि गैस है, तो होता क्या है कि आपके घर में, जो आपके घर में या फिर किसी भी फैक्ट्री में या फिर किसी बेकरी की शॉप पे जो वो लोग केक बनाते हैं, तो मान लो ये आपका केक का मटेरियल हो गया, ठीक है, और इसमें डाला इन्होंने क्या, बेकिंग सोडा, और उसमें था आपका माइल्ड एडिबल एसिड। तो वो जब मिलते हैं, जब उसको आप हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, तो यहाँ पे CO2 गैस जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये सब्सटेंस आपका केक बन करके आ जाता है। अब केक बनता है तो आपको पता है कि उसमें केक में क्या होता है, आपने अगर कभी काट के देखा होगा केक को, इस तरीके से अगर काट के देखोगे तो उसमें क्या होता है, खाली खाली जगह होती है ना, जगह जगह पोर्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उन पोर्स में क्या होता है, तो उन पोर्स में कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। ये CO2 गैस की वजह से ही कोई सब्सटेंस जो है वो इतना फूल जाता है। वो सब्सटेंस जैसे ब्रेड हो गया, जैसे केक हो गया, या फिर जैसे आपने अगर घरों में देखा होगा कि जो पकौड़ियाँ बनती है तो बेसन को क्या किया जाता है, पूरा घोला जाता है, और बेसन में क्या, बेसन में आप क्या डालते हो, बेसन में डालते हो आप क्या, बेकिंग सोडा। तो उसकी वजह से, कौन सा, बेकिंग सोडा डालने की वजह से होता क्या है कि वो थोड़ा फूल जाता है। उससे फिर आप मतलब कोई भी, चाहे वो प्याज की पकौड़ियाँ हो चाहे आलू की पकौड़ियाँ हो, आप उसको छान सकते हो। बट आपको ये समझ में आया कि ये जो पूरा हमने पढ़ा, ये इसलिए पढ़ा क्योंकि इसमें CO2, मतलब ये पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इसमें एक गैस जनरेट हो रही है CO2। अच्छा, CO2 हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है, इतनी हार्मफुल नहीं होती है, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में CO2 तो बनी रही है। जब हम लोग सांस ले रहे हैं, जब ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो हो क्या रहा है, CO2 की फॉर्मेशन हो रही है। तो हमारी बॉडी में CO2 है, बट हमारी बॉडी के लिए इतना यूजफुल नहीं है, हम लोग उसको बाहर छोड़ देते हैं। बट जब हम लोग एक्सेसिव अमाउंट में केक या फिर ब्रेड खाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें सोडा पड़ा हुआ हो, तो हमारी बॉडी में जो CO2 की अमाउंट है वो इंक्रीज करने लग जाता है, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा हार्मफुल जो है वो होता है। इस वजह से इन सब्सटेंसेस का इंटेक ज़्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़े अमाउंट में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, अब यूजेस भी आपको इसी साथ साथ मैंने बता दिए, जैसे ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, फिर आपके घरों में जैसे पकौड़ियाँ बनती हैं उसको बनाने में आपका जो यूज़ है वो बेकिंग सोडा का होता है। कभी कभी बेकिंग सोडा जो है वो फूड में भी डाल दिया जाता है ताकि जो कुकिंग है वो थोड़ी जल्दी हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको देता हूँ आपके जो नोट्स हैं, ठीक है। तो क्या क्या नोट्स हैं हम लोग वो देख लेते हैं। देखो, ये चीज़ें आपको एक्सट्रैक्ट करनी थी, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसमें ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी। जैसे क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये रहा क्लोरीन गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और ये रिएक्शन मैंने आपको करके दिखा दी थी अभी। ये सिर्फ वो सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैंने आपको अभी नहीं बताई वो ये कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है ये कुछ इंडस्ट्रीज़ में। जो तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो आपका यूज़ होता है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो आप ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फिर ये आ गया आपका बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा कहाँ पे है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और उसका क्या क्या काम होता है, जैसे क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए, फास्टर कुकिंग के लिए भी, ठीक है, और
एडिबल उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि टार्ट्रिक एसिड है उसमें, किसमें, बेकिंग पाउडर में, जो आपके घरों में यूज़ हो रहा है। और फिर जब उसको पानी में मिलाओगे तो उसमें CO2 जनरेट होगी, ये है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। साथ में वाटर होगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, मतलब जो भी आपने एसिड डाला है उसका सोडियम सॉल्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और यही जो तुम्हारा सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड है ये कॉज कर रहा है सॉफ्ट या फिर स्पॉन्जी ब्रेड या फिर केक बनाने के लिए। अच्छा हाँ, इसमें जो चीज़ रह गई है वो ये कि ये एंटा एसिड्स में भी यूज़ होता है। क्या, जो तुम्हारा बेकिंग सोडा है वो क्या होता है, एंटा एसिड में यूज़ होता है। मतलब अगर कभी आपको एसिडिटी की दिक्कत हो रही है, एसिडिटी की दिक्कत हो रही है अगर, ठीक है, तो आप लोग जो सब्सटेंस आपके घरों में अवेलेबल है बेकिंग सोडा, उसका भी यूज़ कर सकते हो। वो इस वजह से क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये बेसिक है। तो एंटा एसिड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, तो आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपको कि आपका जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो आपकी बॉडी में होगा और आपका जो एक्सेसिव एसिड आपकी बॉडी में है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको पेन जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा क्या, वॉशिंग सोडा, जो कि क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो देखो सोडियम कार्बोनेट जो है ये कहाँ से फॉर्म हुआ, तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, फॉर्मूला क्या है, Na2CO3। तो ये सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है तुम्हारा किससे, बेकिंग सोडा। आपने देखा था अभी बेकिंग सोडा क्या था, NaHCO3। तो अगर आप बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करोगे तो आपका बन जाएगा क्या, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट में अगर आप क्या करोगे, वाटर ऐड कर दोगे, वाटर ऐड कर दोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा Na2CO3 10H2O। तो ये हो गया तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या, डेकाहाइड्रेट। आ रही है बात समझ में, ये क्या है, 10 मतलब डेका और H2O मतलब हाइड्रेट, ठीक है। तो हुआ क्या कि आपने सोडियम कार्बोनेट में जब वाटर ऐड किया तो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है वो बन गया। अभी इसमें आपको सबसे पहली चीज तो ये समझनी है कि ये क्या है, वॉशिंग सोडा। किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन हुई वो हमने देख ली कि सोडियम कार्बोनेट कहाँ से बन रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। उसको जब आप हीट करो तो उसमें जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जा रहा है, आपका सोडियम कार्बोनेट बच रहा है। सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ ऐड कर रहे हो तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन रहा है, मतलब वॉशिंग सोडा बन गया आपका, ठीक है। तो ये जो वॉशिंग सोडा है अगर आप इसको वापस हीट करोगे ना, अगर आप इसको हीट करोगे तो ये फिर से तुम्हारा क्या, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। आ रही बात समझ में, अगर आप इसको हीट करोगे तो वापस से ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। बट इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो समझो कि ये वॉशिंग सोडा जितने भी आपके सोप होते हैं उसमें आपका क्या डलता है, वॉशिंग सोडा डलता है। तो इसका मतलब कि जो आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो सोप को या फिर इन सब चीज़ों को, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ हो रहा है, आपका हो रहा है वॉशिंग सोडा। या फिर अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें वॉशिंग का काम होना है, तो उसके लिए भी आपका क्या चाहिए, आपको वॉशिंग सोडा चाहिए। इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है, कैसी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, मतलब सब कुछ लिखने की कोशिश मत करो, अभी मैं आपको जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दूंगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं अभी, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या चीज़ समझना है, देखो इसमें एक चीज़ और समझने की है कि जैसे आपका क्या है Na2CO3 10H2O, तो ये जो आपका 10H2O है ना, ये तो आपका क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है ये, वाटर। बट ये जो पूरा सब्सटेंस है ना, ये क्या होता है, ये आपका क्रिस्टल है। क्या है आपका, ये क्रिस्टल है। तो इसको, इस वाटर को क्या बोलोगे आप, इसको बोलेंगे आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलोगे आप इसको, ये जो 10 डेकाहाइड्रेट आया है तो इसको बोलेंगे हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और क्योंकि ये क्रिस्टल है इसका मतलब कि ये नॉट वेट, मतलब ये गीला नहीं होगा इसमें, जबकि 10H2O है। अगर आप 10H2O से ज़्यादा H2O इसमें ऐड कर दो तब ये गीला आपको फील होगा, अदरवाइज ये जो 10H2O है ये इसके क्रिस्टल के अंदर है। तो जब तक वो क्रिस्टल के अंदर है तब तक कोई चीज़ आपको वेट फील नहीं होगी,
बट अगर वो पानी उसके सरफेस तक आ जाए, मतलब बाहर सरफेस पे आ जाए, तब वो क्या हो जाएगा, वो तब जाकर के वेट होगा। तो मतलब जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये किसी भी सब्सटेंस को गीला नहीं करता है। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही एक और एग्जांपल है, जैसे आपका है CuSO4 5H2O। तो ये क्या है, पेंटाहाइड्रेट। तो ये जो 5H2O है ये भी आपका क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है ये भी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सब्सटेंस है क्या, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये सब्सटेंस होता है आपका ब्लू कलर का। क्या होता है ये, ब्लू कलर का होता है। जब आप इसको हीट करोगे, क्या करोगे, हीट, जब इसको हीट करोगे तो आपको दोबारा मिल जाएगा CuSO4। क्या मिलेगा, CuSO4। और ये जो होता है ये होता है आपका कलरलेस। क्या होता है ये, कलरलेस होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए दैट वी यूज अ सब्सटेंस which was blue in color initially, when we heated it we found a colorless substance, which substance we started with and what is the final substance। तो आप क्या लिखोगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये तो इनिशियल में था, इसको जब आपने हीट किया जो कि कलरलेस सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो वो है आपका कॉपर सल्फेट। तो अभी आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी समझ में आ गया कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स के साथ कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, तो वो जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उस मॉलिक्यूल को या फिर उस सब्सटेंस को गीला नहीं करते हैं, उसके क्रिस्टल्स में होते हैं। गीला तब करेंगे अगर इस अमाउंट से ज़्यादा हो जाए वो, ठीक है ना। तो अभी तक जो चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लो जरा, कि ये हो गया आपका क्या, वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये आपका वॉशिंग सोडा हो गया। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, और कैसे यूज़ होता है, तो देखो बेकिंग सोडा को जब आप हीट करोगे तो आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ये चीज़ आ गई। फिर हाइड्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स यू वॉशिंग सोडा, ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो इट्स अ बेसिक सॉल्ट, ये भी बताया है। तो आपको इसमें लगभग आपकी सारी चीज़ें जो है वो, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए भी यूज होता है। क्या, वॉशिंग सोडा। तो देखो वाटर के लिए आपने दो चीज़ों को पढ़ा है, एक पढ़ा आपने वॉशिंग सोडा, और एक आपने पढ़ा है ब्लीचिंग पाउडर। क्या, ब्लीचिंग पाउडर। जब आपने ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देखे थे तो वहाँ पे भी आपने वाटर से रिलेटेड एक चीज़ देखी थी, क्या, कि ये जर्म्स किलिंग के लिए होता है। किसके लिए, जर्म्स किलिंग के लिए होता है। क्या, ब्लीचिंग पाउडर जो है वाटर में किसके लिए होता है, जर्म्स किलिंग के लिए होता है। और वॉशिंग सोडा वाटर में किस लिए डाला जाता है, तो ये परमानेंट हार्डनेस जो होती है, परमानेंट हार्डनेस, इसको रिमूव करने के लिए डाला जाता है। क्या, इसको रिमूव करने के लिए डाला जाता है। क्या चीज़, वॉशिंग सोडा, किसमें, वाटर में। तो ये चीज़ें याद रहेंगी। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की जो एकदम फिक्स डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। समझ आ रही है बात? ठीक है, आगे जो हमारा बचा, जो हमारा टॉपिक बचा है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाट, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला देखो, प्लास्टर है। अच्छा ध्यान रखना कि अगर आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले के साथ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ध्यान कैसे रखना वो समझो। क्योंकि ये प्लास्टर है, और प्लास्टर कब लगता है, जब बोन्स में फ्रैक्चर या फिर ऐसा कुछ हो। तो बोन्स में होता क्या है, तो बोन्स में होता है कैल्शियम। ठीक है, इसका मतलब कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो है आपका कैल्शियम सल्फेट। आ रही है बात समझ में? लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, यहाँ पे क्योंकि आपने अभी टॉपिक क्या पढ़ा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ये जो पूरा सब्सटेंस आपका बन करके आया, अब ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। आ रही है बात समझ में? क्या है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप ऐड कर दोगे 1.5 H2O को अगर आप ऐड कर दोगे, तब आपके पास जो बनेगा वो है कैल्शियम
सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और ये क्या होता है? तो ये होता है आपका जिप्सम। क्या होता है ये होता है आपका जिप्सम। जिप्सम को जब आप 373 केल्विन पे, कितने पे? 373 केल्विन पे जब आप इसको हीट करोगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा? वापस आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। इतनी बात आ रही है समझ में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करोगे तो आपका जिप्सम, और जिप्सम को अगर आप हीट करोगे इतने डिग्री सेल्सियस पे तो आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो दोबारा फॉर्म हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस का? क्योंकि ये प्लास्टर कब लगाया जाता है? जब बोन्स में कुछ क्रैक जैसा या फिर कुछ भी हो, तो मतलब बोन्स में क्या होता है? कैल्शियम। तो इसका मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट, याद रहेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं कि इसका यूजेस क्या है। तो जनरल से जो इसका यूज है, क्योंकि ये जो जिप्सम है ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आप ये रॉक सॉलिड मतलब ये बहुत सॉलिड मास होता है। जो जिप्सम है ना ये बहुत सॉलिड मास है। तो एक तरीके, और ये क्या होता है? ये आपका एक तरीके से आप पाउडर मान लो। क्या है ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? पाउडर है। पाउडर में आपने वाटर ऐड कर दिया तो इसके बाद ये आपका एक हार्ड मास बन गया, हार्ड सब्सटेंस बन गया। और ये जो हार्ड सब्सटेंस है इसको आप इससे टॉयज बना सकते हो, मॉन्यूमेंट्स बना सकते हो, या फिर आप वाटर सीलिंग में अलग अलग डिज़ाइन डलवा सकते हो, दीवारों पे अलग अलग डिज़ाइन डलवा सकते हो। तो ये सारे यूज़ अब आप कर सकते हो। आ रही बात समझ में? इसका एक जो मेजर यूज़ है वो डॉक्टर्स करते हैं। कौन करते हैं? डॉक्टर्स क्या यूज़ करते हैं वो समझो। डॉक्टर्स ने लिया क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक कपड़े में प्लास्टर ऑफ पेरिस पूरा भरा हुआ होता है। मतलब जैसे एक कपड़ा है, मतलब एक कोई चादर सी आप समझो, कोई एक मतलब एक कोई भी एक चादर जैसी समझो, और उसको उसमें पूरा का पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस डला हुआ है, ठीक है, भरा हुआ है एकदम। और उसको आपने तुरंत पानी में डाला और फिर किसी चीज़ के ऊपर रैप कर दिया। तो जैसे ही आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में डालोगे तो ये क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिप्सम। और जिप्सम क्या है? एक रॉक सॉलिड सब्सटेंस है। तो जब किसी की हड्डी टूट गई हो, क्रैक हो गई हो, या उसमें कुछ माइनर फ्रैक्चर आया हुआ हो, तो डॉक्टर क्या करता है कि पीओपी मतलब जो तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो एक कपड़े पे डला हुआ होता है, उसको तुरंत पानी के अंदर डाल करके जहां भी, जैसे ये बोन पे अगर यहाँ पे लगाना है तो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे बिल्कुल सीधा, ठीक है, और फिर क्या करेंगे? फटाफट उस पट्टी को इसके ऊपर रैप कर देंगे, वाटर के अंदर डाल करके यहाँ पे रैप कर दिया, ये बन जाएगा जिप्सम। तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, इसीलिए जो प्लास्टर चढ़ा हुआ था बिल्कुल हार्ड हो जाता है, ठीक है। फिर कुछ 1-2 महीने तक जब वो बिल्कुल अपने पोजीशन पे ही रहेगा तो जो हमारी हड्डी में जो प्रॉब्लम थी वो जुड़ जाएगी, और फिर उसके बाद हम लोग जो जिप्सम है उसको काट के हटा देते हैं। तो ये था आपको पूरा इस चैप्टर की लगभग जो सारी कहानी है वो यहीं तक थी, और आपको सारी चीज़ें मैंने एज इट इज़ बहुत अच्छे से समझा दी हैं, ठीक है। एंड आई थिंक कि आपको सारी चीज़ें उसी तरीके से एकदम क्लियर हो गई होंगी जैसे कि मैं आपको बता रहा था। नाउ चैप्टर हुआ हमारा ख़त्म। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने के लिए हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आपको बस इतना करना है कि आपके पास जितने भी डाउट्स आपकी क्लास से हैं कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। और अगर हमारी वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, जो कि कुछ बच्चों का रिस्पांस भी आ रहा है, कुछ बच्चे पर्सनल भी कॉल कर रहे हैं, तो आई रियली वांट कि आप लोगों का पूरा बेनिफिट हो, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से जाए, ठीक है। बोर्ड्स की तैयारी आप लोगों की चली रही है, और अच्छे से करो, ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। फ्रॉम नाथ सर क्लासेस आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर।